एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्फ्लाई। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन वो डिस्कशन के बाद हमें क्या पता चला कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कम्प्लीटली फ्लॉप था। कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकते, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन वो कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं बता पाए। तो एक हिसाब से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फ्लॉप था। तो उसके बाद आए बोर्स, जिन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल हमें बताया। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल डेवलपमेंट का क्या क्या मतलब रीज़न था, किस हिसाब से बोर एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हुआ था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीज़न थे जिसकी वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हुआ, उनमें क्या क्या थे? उनमें थे सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एक क्या रीज़न था? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो दो मेजर रोल थे, ये जो दो रीज़न थे, इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ बोर्स मॉडल का। ठीक है, तो बोर्स मॉडल पे जाने से पहले हम सबसे पहले क्या डिस्कशन करेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। इन दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था और कैसे डेवलप हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब भी एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या कहा गया है, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कोई भी एक्सेलरेशन में मूव करेगा, तो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में किसने कहा था? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। तो उन्होंने क्या कहा था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दोनों ही परपेंडिकुलर है। जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है, ये ग्रीन वाला, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वो 90 डिग्री करके यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये दोनों ही वेव हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ओसिलेट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर हैं ही, और किसके साथ परपेंडिकुलर हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इनका जो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये वाला, इनके साथ भी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, ये तीनों ही आपस में क्या है? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है। जैसे साउंड वेव ट्रैवल करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम हमें नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमें समझ आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअल में क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो वेव है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बहुत सारे टर्म है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वेवलेंथ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जहाँ पे एक वेव ड्रॉ किया है मैंने। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रॉ। तो यहाँ पे क्या कहा गया? दो क्रेस्ट के बीच में, एडजेसेंट जो लग लग के दो क्रेस्ट हैं और या फिर दो ट्रॉ हैं, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। तो क्रेस्ट क्या है? एक वेव का ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ट्रॉ क्या है? ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हम ट्रॉ बोलते हैं। तो ये जो क्रेस्ट है और एक ये क्रेस्ट है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोल रहे हैं वेवलेंथ। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉ और यहाँ पे और एक, ये जैसे ट्रॉ, ये भी ट्रॉ है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे
ये जो दो ड्रॉ के बीच का डिस्टेंस है इसको भी हम बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं मीटर में। किस यूनिट में डिनोट करते हैं? मीटर, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। सेकेंड हम देखेंगे वेव को और किस हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी में। किस में? फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी को हम म्यू क्या कहते हैं? म्यू, द नंबर ऑफ वेव दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर ये एक गिवन पॉइंट है, ये पॉइंट देके 1 सेकेंड में कितने वेव पास कर रहे हैं, ये कितने वेव, ये जो वेव हैं ये कितने वेव पास कर रहे हैं एक गिवन पॉइंट में 1 सेकेंड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेवलेंथ, इसको हम बोलेंगे क्या? वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल, म्यू बार बोलेंगे इसको, म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? अगर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, तो इसका यूनिट हुआ मीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ड्रॉ। तो एम्पलीट्यूड क्या है? ये जो वेव, इसका ये हाइट, ये क्रेस्ट का जो हाइट है और ये जो ड्रॉ का डेप्थ है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर कोई वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे दिखेगा। अगर कोई वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है तो वो ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट और ये डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो सारे हैं, ये जो सारे टर्म्स हैं, ये एक वेव और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के भी हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं ना, वेवलेंथ के बेसिस पे हो या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हो। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे इनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो रीजन है यहाँ पे जो मैंने लिया है ये फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे वेवलेंथ, इसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले गामा रे, फिर आता है एक्सरे, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो वेव, फिर आता है लॉन्ग रेडियो वेव। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये जो सारे हैं इनमें से बस ये वाला रीजन जो है ये हम देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। ये जो है, ये जो रीजन है ये है विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन। और बाकी जो है नॉन विजिबल रीजन है। तो हम नेकेड आई से हम डिटेक्ट कर सकते हैं बस यही रीजन को, और बाकी सब जो नॉन विजिबल रीजन है बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के मतलब रिक्वायर होता है इसको देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो गामा रे है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है और वेवलेंथ जो है ये डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सबसे स्मॉल वेवलेंथ और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि गामा रे। उसके बाद आता है एक्सरे, जिसका मतलब वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, फिर यूवी, देन विजिबल, देन आईआर। ये इधर से अगर एक्सरे से हम रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रे है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो रेडियो वेव है, ठीक है। तो रेडियो वेव जो है ये इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव जो है इसको राडार के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गामा रे एक्सरे है ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इसका, तो इसको बहुत ही मेडिकल मतलब डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो विजिबल रीजन है जो कि हम देख सकते हैं इसीलिए इसको विजिबल कहा जाता है। ये जो विजिबल रीजन है इसको फिर डिवाइड किया गया है ये वाले रीजन से डिफरेंट कलर में, ठीक है। इसकी जो स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट कलर है, तो वेवलेंथ के हिसाब से इसको विबग्योर हम बोलते हैं। यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ वाला जो है ये है वायलेट कलर और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो रीजन है ये है रेड, ठीक है। वेवलेंथ सबसे यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, लैम्डा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो रेड कलर जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये जो रेड कलर है इसको हम
डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई मतलब सिग्नल के हिसाब से यूज करते हैं, क्योंकि दूर से भी ये हमें दिखेगा, इसका वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए ये दूर से भी हमें दिखाई देता है, तो इसीलिए रेड कलर को हम सिग्नल के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो यहाँ से वायलेट के से हम जब रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, और रेड से जब वायलेट की तरफ आ रहे हैं तो मतलब रेडिएशन क्या, सॉरी वेवलेंथ क्या है, ये घटते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है। सबसे पहले गामा रे, देन एक्स रे, फिर यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एंड देन आया रेडियो वेव। ठीक है, तो ये जो था ये वेव कैरेक्टर था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बताया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक नेचर के बारे में तो हमें पता चल गया, वो क्या है, वो वेव नेचर है। तो दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम आगे देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी हमने पढ़ा क्या, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे वेव की तरह बिहेव करता है वो हमने पढ़ा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं जो कि वेव के हिसाब से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पे हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं उसको। और क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है, जब एक रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब ऑब्जर्वेशन हम वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में जब देखेंगे वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या कहा गया है, जब भी एक ऑब्जेक्ट कोई भी मतलब रेडिएशन एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी वेवलेंथ का वो एमिट करता है, कब करेगा, जब कोई हीट मतलब उस पर हम हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो जैसे जैसे हम हीट चेंज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वेवलेंथ, कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि कैसे होगा। तो एक आयरन रॉड लिया गया है, यहाँ पे ये एक आयरन रॉड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये, इसको हमने टेम्परेचर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर अप्लाई किया। तो क्या देखा गया, जब हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो क्या हुआ, यहाँ पे डल रेड कलर शो हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डल रेड कलर शो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, प्रोग्रेसिवली हमने टेम्परेचर और इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, ये और मोर रेड कलर शो कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाते गए तो क्या हुआ, जब यहाँ पे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ये पहले वाइट हुआ और देन ये कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर में, देन ये क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, जब भी ये आयरन रॉड क्या कर रहा है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ये कौन सा रेडिएशन एमिट कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ वाला। जैसे ये लास्ट में क्या, ब्लू, तो रेड से जब ब्लू आया तो ये यहाँ पे क्या, ये शॉर्टर वेवलेंथ है। तो ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, जब भी हीट एनर्जी ज़्यादा हम दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, एक हॉट ऑब्जेक्ट किस हिसाब से रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो 1850 में क्या देखा गया, कुछ ऐसे डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, डिफरेंट मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जितना है सब एमिट कर रहे हैं, जितना है सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि ब्लैक बॉडी क्या है। तो ब्लैक बॉडी क्या है, ये एक आइडियल बॉडी है।
आइडियल मतलब क्या, जो सब बात सुनता है मानता है, जो भी हम उसको उस इंसान को आइडियल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आइडियल बॉडी क्या है, जितना भी रेडिएशन है वो आइदर एब्जॉर्ब करेगा और सारा ही रेडिएशन अगर वो एमिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। वो जिस रेडिएशन को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि सारा ही मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ जितना भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है सब एमिट करे या सब एब्जॉर्ब करे, ऐसे कुछ मतलब शायद नहीं एग्जिस्ट करता ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता जो कि सब चीज़ को ओबे करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको और अच्छे से हम समझते हैं ये टेम्परेचर वाला ग्राफ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे इंटेंसिटी लिया है मैंने और यहाँ पे वेवलेंथ कंसीडर किया है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हायर वेवलेंथ की तरफ है, ठीक है, और यहाँ इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है इंटेंसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। जैसे हमने अभी पढ़ा, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रहा है वहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने बताया आयरन रॉड का क्या हुआ, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो क्या हुआ, ये वायलेट से मतलब सॉरी रेड से वायलेट की तरफ आ रहा है, लॉन्गर से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ रहा है जैसे जैसे हमने टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है और जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो ये है, ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे और एक थ्योरी आता है जो कि है प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लांक्स एक क्वांटम थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जितना भी एनर्जी एक बॉडी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में है। क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी। ये जो टर्म है डिस्क्रीट क्वांटिटी, इसको हम समझेंगे ये क्या है। ठीक है, जैसे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है। यह तो हमने देखा आइदर एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है। तो क्या वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएगा या कंटिन्यूसली एमिट करते जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो क्या है, वो क्या करेगा, ये डिस्क्रीट क्वांटिटी क्या है, डिस्क्रीट क्वांटिटी को समझते हैं हम यहाँ पे। ये डिस्क्रीट क्वांटिटी क्या है, जैसे हम एक मतलब सीढ़ी, एक लोअर जगह से हम एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं हायर जगह पे, तो क्या होगा, हम सीढ़ी चढ़ के ही तो जाएंगे। और अगर यहाँ पे हमने एक रैम्प बनाया और यहाँ पे हमने ये लोअर से हायर जगह जाने के लिए हमने एक सीढ़ी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब मैं ये स्टेयर पे चढ़ूँगी तो पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 4 ऐसे, तो पहले स्टेयर में चढ़ूँगी, फिर बाद में 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, ऐसे आके मैं अपने पोजीशन पे पहुँचूँगी। लेकिन अगर ये रैंप है तो यहाँ पे क्या है, ये अगर ये रैंप है तो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे क्या देखेंगे, अगर कोई इंसान पहले 1 सीढ़ी पे है 2 पे आएगा, ऐसे नहीं कि 1 और 2 के बीच में रहेगा वो। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे डिस्क्रीट के हिसाब से है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब और एमिट ऐसे होता है डिस्क्रीट फॉर्म में। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली किसी सब्सटेंस से एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगा और किसी सब्सटेंस से कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होगा। तो प्लांक ने क्या कहा, एनर्जी डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में एब्जॉर्ब और एमिट होता है, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम क्वांटम बोलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे पैकेट्स में अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो उसको हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसको ई लिया गया है, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या कहा गया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ पे
क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है एच प्लैंक कांस्टेंट। साइंटिस्ट प्लैंक ने ये थ्योरी दिया था, तो उस हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.620 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.6260 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का एनर्जी अगर है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा एमिट होगा। ठीक है, तो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कितने क्वांटम ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने अभी कहा डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है, तो वो नंबर कितने हैं, कितने मल्टीपल ऑफ क्वांटम है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ये एच न्यू के साथ। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ठीक है, जो कि है 0 1 2 3 4 हो सकता है, जितने नंबर ऑफ हमारे क्वांटम मतलब रिलीज हुए हैं, जितने नंबर ऑफ एनर्जी के पैकेट्स, उसको हम क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिला, E इज इक्वल टू एन सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें मेनली क्या कहा गया है, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट जो होता है ये कंटिन्यूसली नहीं है, ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज में होता है। और उसके बारे में जो इक्वेशन दिया, एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो 1887 में, कब, 1887 में ये जो साइंटिस्ट हर्ज, ठीक है, हर्ज क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने क्या देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि जब भी एक मतलब एनर्जी, जब भी एक कोई भी रेडिएशन एक मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो वहाँ से उसी समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है, एक मेटल सरफेस के ऊपर जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जैसे ये है लाइट एच न्यू एनर्जी का। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, तुरंत ही इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर्च ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो किस किस मेटल में उन्होंने किया, यहाँ पे उन्होंने, हम किस किस मेटल पे कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब सारे मेटल्स में हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, जब भी कोई रेडिएशन लाइट स्ट्राइक कर रहा है एक मेटल की सरफेस पे, तो तुरंत ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बीच में कोई टाइम नहीं है, जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है तुरंत ही क्या हो रहा है, जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है तुरंत ही इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ये किस पे डिपेंड करते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, लाइट का इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे। तो जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और जितने ज़्यादा इंटेंसिटी के लाइट्स होंगे क्या होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके कुछ रिजल्ट देखते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके रिजल्ट क्या है। तो सबसे पहले क्या कहा, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, ये तो मैंने ऑलरेडी कह चुका है। तो नेक्स्ट क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ये भी मैंने अभी कहा कि इंटेंसिटी लाइट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। फिर क्या कहा गया, फॉर मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू ज़ीरो, also known as threshold frequency below which photoelectric effect is not observed। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसके नीचे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फ्रीक्वेंसी सब टाइम क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा विथ सर्टेन एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा लाइट का उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है,
तो इसके बाद हम देखते हैं आइंस्टाइन आए। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मोहर लगाई थी और इस इफेक्ट को उन्होंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उनको प्राइज़ भी मिला था। तो उन्होंने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने 1905 में उन्होंने क्या कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन, एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है क्या हो रहा है, वो मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन का जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है किसके किसके बीच, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच, और फोटोन का जितना भी एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी के साथ इजेक्ट हो रहा है मेटल के सरफेस से। ठीक है, मेटल की सरफेस से क्या हो रहा है, ये जो अगर फोटोन आया तो ये मेटल का अगर सरफेस है तो यहाँ से फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन के बाद क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से कहाँ पे, फोटोन से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, और वही इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी के साथ मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये किसने बताया हमें, आइंस्टाइन ने बताया। तो इनके हिसाब से क्या है, ये जो एनर्जी है, जो भी मतलब इंसिडेंट हो रहा है, जैसे फोटोन का एनर्जी, जो फोटोन क्या है, वही स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि स्ट्राइक कर रहा है, वो लाइट का जो रेडिएशन जो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस में, तो उसका एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, तो उसका एनर्जी क्या है, एच न्यू। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसके जो कि मिनिमम एनर्जी है, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो सकता, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, वो है एच न्यू जीरो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू जीरो है, तो एनर्जी क्या हुआ, एच न्यू जीरो। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ही आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू है और हमारा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी हम देखेंगे तो क्या होगा, वो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये है डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है, ये क्या हो रहा है, इतना ही ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर ये देखेंगे तो क्या इक्वेशन मिला हमें, इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम अगर यहाँ अच्छे से देखेंगे तो क्या हुआ, एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एम ई क्या है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, और भी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, ये है वेलोसिटी। तो हमें क्या इक्वेशन मिला, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने हमें बताया कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन कैसे मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल बिहेवियर के बारे में, जहाँ पे दो डुअल बिहेवियर है, जैसे हमने वेव के बारे में पढ़ा, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो ये जो था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये तो पहला एक रीज़न था बोर्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा और एक मेन जो रीज़न था वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, तो लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर मीडियम चेंज हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो अगर लाइट को हम एक प्रिज्म के अंदर से पास कराएंगे, ये अगर एक प्रिज्म है, इसके अंदर से अगर हमने वाइट लाइट पास कराए, प्रिज्म के अंदर से अगर हमने यहाँ पे वाइट लाइट पास कराए तो क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत सारे रेडिएशन
निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो रेडिएशन निकलते हैं उनको हमने डिवाइड किया है बीबग्योर में। विजिबल लाइट को अगर, वाइट लाइट को अगर हम पास कराएंगे तो क्या होगा, वो प्रिज्म के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से लाइट क्या होता है, डिफरेंशिएट होके एक अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज ऑफ कलर जो स्प्रेड होके निकलता है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें क्या है, लाइट का जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज किए रहते हैं, इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जिस स्पेक्ट्रम में लाइट क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर अगर मर्ज किए रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में तो हमने देखा कि यहाँ क्या हुआ है, लाइट एक दूसरे के ऊपर, एक वेवलेंथ की लाइट और एक वेवलेंथ की लाइट के ऊपर मर्ज किए हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ये मर्ज किए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम गए एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ तो इसको हम अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, अगर कोई सब्सटेंस से रेडिएशन एमिट हो रहा है, ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखा है और वो एक्साइटेड स्टेट में है और वहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एब्जॉर्ब हो रखा है ये सब्सटेंस से ये लाइट क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो ये जो एमिट हो रहा है ये है वो लाइन्स जहाँ पे वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रेडिएशन एमिट हो रहा है तो यहाँ पे हमने एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम दिखा, यहाँ पे हमें एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम दिखा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अगर कोई है, वहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस ने लाइट को एब्जॉर्ब कर रखा है तो वहाँ पे ये डार्क लाइन आएगा। यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पे ये डार्क लाइन आया है, ठीक है। यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे ये, तो ये जब एब्जॉर्ब हो रहा है तब यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क लाइन्स आ रहा है, ठीक है। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रा और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसको और अच्छे से हम समझते हैं। एक एक्साइटेड सैंपल है, वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। कोई सब्सटेंस को अगर एनर्जी नहीं मिला है और वो हाई एनर्जी स्टेट पे नहीं गया है तो एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। तो एक्साइटेड सैंपल, कोई एक्साइटेड सब्सटेंस ही एनर्जी एमिट करेगा। तो वो अगर एनर्जी एमिट करेगा तो वही एनर्जी को अगर हम देखेंगे कहीं पे, अगर डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिल्म और डिटेक्टर लिया गया है, इसके ऊपर आके वो रेडिएशन फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट दिखेगा जो कि वो सब्सटेंस एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी वो रेडिएशन एमिट हो रहा है ऐसे लाइन बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन बनेंगे। तो ये एक डार्क लाइन के ऊपर ये जो एमिट हो रहा है उसका लाइन बनेगा, ठीक है। ये है एमिशन स्पेक्ट्रा, ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जब एक कंटिन्यूस एक लाइट फ्लो हो रहा है वहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस बीच में से किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ पे ये डार्क लाइन आएगा। अगर यहाँ पे ये एब्जॉर्ब किया है तो ये डार्क लाइन आया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हुआ, ये भी डिसकंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी वो बीच बीच में से कोई रेडिएशन का एनर्जी को क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से हम समझेंगे हाइड्रोजन एटम में, जहाँ पे ये स्पेक्ट्रा शो होता है, लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का दिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन को अगर हम एक मतलब गैसियस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस के थ्रू हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिला, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट में गया है, ठीक है। वहाँ से जब वो क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर एनर्जी एमिट करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट में गए, वहाँ से एनर्जी एमिट करेंगे, तो एमिट करेंगे तो क्या करेंगे, वो कुछ लाइन शो करेंगे।
क्या करेंगे, कुछ लाइन शो करेंगे जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन के कुछ लाइट क्या करेंगे, एमिट करेंगे, लाइट एनर्जी को एमिट करेंगे। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर वो फर्स्ट में आए, किसी भी एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एमिट करके वो फर्स्ट लेवल पे आया, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। अगर किसी भी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल पे आता है, सेकेंड लेवल पे आता है, n=2 पे आता है, तो उसको हम बोलेंगे बेल्मर सीरीज। ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन n=3 पे आता है, तो उसको हम बोलेंगे पैस्टन। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर n=4 पे आता है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। और किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो n=5 में आता है, तो उसको कहा जाता है पीफन सीरीज। ठीक है, तो ये 5 सीरीज हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे n=7, 6, 5, 4, किसी भी लेवल से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है n=1 पे, और रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो उस टाइम पे वो कौन सा रेडिएशन एमिट कर रहा है, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। ठीक है, अगर n=2 पे आ रहा है तो वो विजिबल रीजन में आ रहा है, विजिबल रेडिएशन में। अगर ये बाकी तीनों जो हैं, पैस्टन, ब्रैकेट और पीफन, ये किस रीजन पे आ रहे हैं, ये है इंफ्रारेड रीजन पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर रेडिएशन एमिट हो रहा है तो कौन से रीजन पे, वो है इंफ्रारेड रीजन पे एमिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन पे आता है, या फिर ब्रैकेट सीरीज कौन से रीजन पे आएगा, तो यही क्वेश्चन हमें आता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लाइमन सीरीज एक्साइटेड स्टेट, किसी भी स्टेट से 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ से भी, वो किस में आएगा, n=1 में आएगा। 3, 4, 5, 6 से अगर n=2 पे आया तो बेल्मर सीरीज, 3 पे आया तो पैस्टन, 4 पे आया तो ब्रैकेट सीरीज, और पीफन जो 5 पे अगर आएगा तो उसको हम बोलेंगे पीफन सीरीज। तो हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि किस रीजन पे वो स्पेक्ट्रा लाइन जनरेट हो रहे हैं। अल्ट्रावायोलेट रीजन पे लाइमन, विजिबल रीजन पे बेल्मर, और बाकी तीनों जो हैं वो हैं पैस्टन, ब्रैकेट एंड पीफन, वो आएंगे इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर हम फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है, ये जो म्यू बार है ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो म्यू बार है ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी =109677 1/n1² - 1/n2² cm इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो n1 है, ये जो n2 है, ये क्या है। ठीक है, तो n1 जो है ये है लोअर लेवल, n2 जो है ये है हायर लेवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर में आ रहा है, तो यहाँ पे n1 - n2 दोनों के स्क्वायर होंगे। ठीक है, n1 लोअर लेवल आएगा और n2 सब टाइम क्या होगा, n1 से ज़्यादा हायर लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 109677 है, इसको हम बोलते हैं R, दैट इज रिजबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे R, रिजबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो यही इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, म्यू बार =R 1/n1² - 1/n2² cm इनवर्स। ठीक है, तो किसी भी सीरीज़ के लिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं n1 एंड n2 का वैल्यू। ठीक है, जैसे हम लाइमन सीरीज के लिए n1 पुट करेंगे 1, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर 2 से आया है तो 2 पुट करेंगे, 3 से आया है तो n2 की जगह हम 3 पुट करेंगे, 4 से आया है तो 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू पुट करेंगे, इस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे।